आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उस स्टोरी को सुनकर आपको माँ बेटी की रिलेशन से जो भरोसा है वो आप लोगों का उठ जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपको आज स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी जो है वो आगरा की है। आगरा में रहने वाले एक परिवार की स्टोरी है। इसमें परिवार में 3 लोग होते हैं, उदित बजाज, उसकी वाइफ अंजलि बजाज और उसकी बेटी कंचन बजाज। अब क्या होता है कि आगरा में जो ये उदित बजाज है उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, सभ्य परिवार है, फाइनेंशियली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग है। ये डीलिंग जो करते हैं वो शूज़ का इनका खुद का फैक्ट्री है, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि आप पैसों की कोई परेशानी नहीं है इनके घर में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब होता क्या है कि हर रोज़ की तरह उदित बजाज भी अपने फैक्ट्री निकल जाता है। तो उसकी बेटी भी सुबह अपनी माँ से यह कहकर निकलती है कि माँ मुझे मार्केट जाना है, मार्केट में कुछ काम है, से मैं मार्केट जा रही हूँ, 1-2 घंटे में लौट आऊँगी। ऐसा बोलकर जो वो नाबालिग लड़की है वो घर से चली जाती है। और जब घर से चली जाती है तो काफ़ी टाइम हो जाता है, शाम हो जाता है। अंजलि बजाज परेशान होने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ गई, ना कोई कॉल ना मैसेज। अब अंजलि बजाज खुद ही अपनी गाड़ी निकालती है, कार निकालती है और उस कार को लेकर वो अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाती है। तभी अंजलि बजाज के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि माँ मैं इस जगह पर हूँ। वहीं आगरा में एक यमुना किनारे एक मंदिर है, ककरेहटा में एक वनखंडी महादेव मंदिर है। वो लोकेशन बताती है और माँ को कहती है कि माँ आप मंदिर में आ जाओ, यहाँ पर हम पूजा करेंगे, ठीक। तो माँ बन के तैयार हो जाती है और माँ मंदिर के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचती है तो बेटी को कॉल करती है, तो बेटी कहती है माँ ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो अपनी बेटी का वहाँ पे इंतज़ार करने लगती है। उसी थोड़ी देर में फिर बेटी अपने पापा को कॉल करती है कि पापा मैं इस हाईवे पे हूँ, आप मुझे यहाँ लेने आ जाइए। अब वो अपने पापा को कॉल कर देती है, पापा भी बन ठन के तैयार हो जाते हैं कि मंदिर जाना, वनखंडी मंदिर। उससे पहले उसे अपने बेटी को हाईवे से पिकअप करना है। अब फिर वो अपने पापा को जब बोल देती है, फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा के पास एक और कॉल आता है कि पापा मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से, पिकअप लेके घर पहुँच चुकी हूँ, आप भी घर आ जाए। अब क्या होता है, अब जो उदित बजाज है वो अपनी वाइफ को पिकअप करने वहाँ पहुँचता है वनखंडी महादेव मंदिर। जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी वाइफ नहीं मिलती। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, ना कोई कॉल ना मैसेज। वो वाइफ को ढूंढने लगता है, इधर उधर ढूंढता है, वाइफ नहीं मिलती। फिर रात हो जाती है, वो काफ़ी थक हार के परेशान होके अब सोचता है कि पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है। वैसे भी नॉर्मली वो बिजनेसमैन है, वहाँ पे जाता है, एसएचओ साहब मिलते हैं। एसएचओ साहब का जो नाम है इसमें थाना सिकंदरा पहुँचते हैं। वो थाना सिकंदरा पहुँचने के बाद एसएचओ आनंद कुमार शाही जी से वो कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि ऐसी सी बात है, शाम को वाइफ घर से निकली थी और रात हो चुकी है, अभी तक वाइफ घर पे नहीं आई है। अब वो काफ़ी परेशान होते हैं तो उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख लेते हैं। और पुलिस, क्योंकि वो पैसे वाला अच्छा बिजनेसमैन आदमी है, तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है। आगरे में इधर उधर ढूंढने लगती है। पुलिस वाली जहाँ भी निशानदेही पे उनके, वहाँ पे वो हर कोशिश करते हैं कि वो लेडी मिल जाए, अंजलि बजाज मिल जाए। सुबह तक उस लेडी का कोई भी सुराग नहीं मिलता। वो लेडी कहाँ है, इधर उदित बजाज भी परेशान है काफ़ी ज़्यादा। तभी पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि वनखंडी महादेव मंदिर से 800 मीटर की दूरी पे एक नहर है, उसी में एक डेड बॉडी एक महिला की पड़ी है। पुलिस भी हरकत में आ जाती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस के पास जो फोटोग्राफ होता है उसे मैच करने की कोशिश करती है, कहीं ये अंजलि बजाज तो नहीं है। फिर उसे भी शक होता है कि पिक्चर देखने के बाद कि अंजलि बजाज और वो जो बॉडी है आपस में काफ़ी मेल खा रहा है। तो वो उदित बजाज को कॉल करते हैं कि आप एक बार आके यहाँ पे वेरीफाई करें ये जो डेड बॉडी है वो आपकी है या नहीं है। जैसे उदित बजाज वहाँ पहुँचता है, वो भी परेशान होता है, घबराए हुए मन से तो जाता तो है वहाँ पे। और जैसे उस बॉडी की फेस को देखता है वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कहता है यही मेरी वाइफ अंजलि बजाज है। वो परेशान हो जाता है। कल रात तक पुलिस वाला जिस गुमशुदगी का रिपोर्ट वो दर्ज करने के बाद जिसके ढूंढ रहा था इधर उधर, आज उसको बॉडी मिल गई। अब जो केस किडनैपिंग गुमशुदगी का केस था उसे 302 मर्डर हत्या का केस बना दिया गया। अब पुलिस वाले छानबीन करने लगे कि ये मर्डर कैसे हुआ, ठीक है। बिजनेसमैन है, मतलब बिजनेस के चक्कर में काफ़ी इनके दुश्मन भी हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के सिलसिले में हो जाती है आमतौर पे दुश्मनी की, आप ऐसे करो या वैसे करो। पुलिस हर एंगल से छानबीन करता है, तहकीकात करता है, ठीक है। लेकिन वो
और उसे समझ नहीं आता। तो पुलिस पूछता है कि क्या बात क्या हुई थी, आप गए, आपकी वाइफ वहाँ क्यों गई थी। तो वो पुलिस वालों को स्टोरी बताता है कि मेरी बेटी मंदिर गई थी, वहाँ पे उसने पहले अपनी मम्मी को कॉल मैसेज करा, फिर मेरे को कॉल करके बुलाया, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ पे नहीं थी और बेटी घर को वापस आ गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का दिमाग खटकता है कि एक ही टाइम पे ये माँ को भी कॉल करती है, अपने पापा को भी कॉल करती है, ठीक है, और इसे बुलाने का रीज़न क्या है, ठीक है। पुलिस को कहीं ना कहीं कंचन पे शक होता है, उस नाबालिग लड़की पे शक होता है। वो अब कंचन से पूछताछ करता है कि क्यों तुमने अपने मम्मी पापा को वहाँ पे बुलाया, ठीक है। तो वो बोलती है मंदिर में बुलाया, पूजा पाठ के लिए बुलाया था, ठीक है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो कंचन का फ़ोन लेते हैं और उसका मतलब चैटिंग वगैरह चेक करते हैं। तो जो ये नाबालिग लड़की उसने सारे चैट्स को डिलीट कर दिया होता है, कॉल हिस्ट्री, चैट्स वगैरह डिलीट कर दिया। तो पुलिस वालों को और शक होता है कि भाई इसने चैट्स क्यों डिलीट कर दिया। फिर पुलिस वाले उसकी गैलरी को चेक करते हैं। गैलरी जब चेक करते हैं तो पुलिस वाला देखता है कि उसमें एक बाइक पे पीछे वो बैठी हुई है नाबालिग लड़की, वो जा रही है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। तो कहते हैं मेरा नॉर्मल फ्रेंड है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, हाई हेलो वाला फ्रेंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर उदित बजाज से पूछते हैं कि ये जो लड़की है आपकी किसके साथ, उस लड़की के साथ। तो उदित बजाज बताता है कि ये जो लड़का है, ठीक है, मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड था, मतलब इनसे बातचीत होती थी, इनके रिलेशन थे आपस में, ठीक है। तो ये चीज़ उसकी माँ ने एक बार देख लिया, इनकी माँ को पता चल गया अंजलि बजाज को। तो अंजलि बजाज ने काफ़ी परेशान हो गई, तो डांटा कि अभी तुम्हारी उम्र जो है वो पढ़ाई करने की, ये सब मत करो, अभी छोटी सी उम्र में तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये प्यार मोहब्बत ये सब गलत है, ठीक है, मतलब इस पर पाबंदियाँ लगा दी। तो अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं कंचन पे पूरा शक होने लगा कि इस जो हत्या में सारा हाथ जो है वो कंचन का है, ठीक है। अब कंचन से पूछताछ करते कि तुम बताओ कौन है, क्या है। तो कंचन कुछ नहीं बताती, कंचन कहती मुझे नहीं पता क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो पुलिस वाले जो उस गैलरी में उसने बाइक देखी तो उसका नंबर प्लेट वो ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका डिटेल्स निकालते हैं। तो इसमें जो डिटेल्स निकलता है तो प्राशर के भाई विपिन का नाम पे रजिस्टर्ड होता है। तो पुलिस विपिन के घर पहुंचती है, उससे पूछती है कि आपका जो लड़का है प्राशर वो कहाँ है। तो कहते हैं मेरा जो लड़का है वो 3 दिन के लिए केदारनाथ गया हुआ है, ठीक है, ये आगरा में नहीं है। पुलिस वालों को लगता है चलो आगरा केदारनाथ गया होगा। जब पुलिस वालों को विपिन से प्राशर का नंबर मिल जाता है, प्राशर का जब नंबर मिल जाता है तो पुलिस वाले सर्विलांस से है ना उसका जब लोकेशन चेक करते हैं तो प्राशर का जो नंबर का लोकेशन है वो आगरा में दिखा रहा है, कहीं वो केदारनाथ नहीं गया और सारा लोकेशन। तो अब क्या होता है पुलिस वालों के हत्थे अब ये जो प्राशर है वो भी लग जाता है। प्राशर जब उसके हाथ लगता है तो प्राशर से पूछताछ होती है, इंक्वायरी होता है कि बताओ तुमने यह हत्या क्यों की है। तो प्राशर साफ मना कर देता है कि सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ मैं इसको जो कंचन है नाबालिग लड़की से मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। आप लोग मुझे प्रेशर बना रहे, किसी झूठे केस में मेरे को फंसा रहे, ठीक है, मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं हूँ। बहुत तरीके की कॉन्फिडेंस लेवल उसका उस लेवल पे था कि मतलब मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा था, सर मैं गरीब हूँ, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, इसलिए आप मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अब मैंने किसी का मर्डर नहीं करा। पुलिस वाले काफ़ी हद तक उसे कन्विंस भी हो जाते हैं कि नहीं ये लड़का ठीक है, ये सच बोल रहा है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि वो वेब सीरीज मूवीज देखता था, बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज देखता था, वही सारी चीज़ें वो कॉपी पेस्ट कर रहा था पुलिस वालों को कि सर अगर आपको लगता है कि मैंने मर्डर करा है तो आप मेरा फिंगरप्रिंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरा डीएनए मैच करें, ठीक है, मेरे फ़ोन का लोकेशन चेक करें कि मैं उस एरिया में आसपास था या नहीं था। वो सारी चीज़ें है ना एविडेंस के तौर पर पुलिस वालों को बताता, आप ये करें, उससे वेरीफाई करें मैं वहाँ पर था या नहीं था। वो सारी चीज़ें बताते हैं, पुलिस कन्विंस हो जाता है लड़का तो ठीक कह रहा है, ठीक है। अब पुलिस वालों को फिर भी शक होता है उस पर। अब पुलिस वाला परेशान होता है, कहता और कोई शक के दायरे में आ नहीं रहा, कंचन आ रही है और ये लड़का आ रहा है। तो उससे अब पुलिस के तरीके से वो पूछता है, ठीक है, वो सोचता है कि इसे वैसे पूछूं। तो पुलिस वाले दोबारा क्या करते हैं कि जो प्राशर है उसकी मम्मी के और उसके भाई के पास जाते हैं और उससे कहते हैं देखिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके, प्राशर ऐसा मुंह खोल नहीं रहा, अगर आपके बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया तो हम इसे बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बच जाए, इसे कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो वो उनकी माँ और उसका भाई तैयार हो जाता है, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो अब क्या होता है प्राशर को उसकी माँ और भाई के सामने बिठा देता है और कहते हैं कि देखो ये हत्या तो हम जानते हैं कि तुमने ही किया, अगर तुमने नहीं बताया सच सच तो तुम्हारे साथ साथ हत्या के केस में तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारी हेल्प करी है, इनको भी जेल के अंदर कर देंगे। अब क्या होता है प्राशर टूट जाता है, वो कहता है नहीं नहीं सर इसमें जो भी ये मामला हुआ है, केस हत्या हुआ है, ये सब मैंने ही करा है, ठीक है, मैंने करा है और इसमें मेरे भाई और मेरी माँ का कोई भी दोष नहीं है और मेरे दोस्त ने मिल के करा है, ठीक है। तो अब उसके दोस्त को भी पकड़ लिया जाता है जो उसका नाम वो बताता है, ठीक है। अब वो उसके बाद वो कहता है कि तुमने ये हत्या क्यों करी। तो वो कहता है कि सर हुआ क्या था कि जो अंजलि जी है कंचन की माँ से पता चल गया था कि मैं और
कंचन आपस में रिलेशन में है और वो काफ़ी ज़्यादा रोक टोक कर रही थी, अंजलि जी परेशान कर रही थी। अगर कंचन फ़ोन करे तो परेशानी है, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि कॉन्शियस हो गई थी उनके लिए। अब वो कॉल चैटिंग वगैरह कुछ भी फ़ोन चेक करना ये सब सारी चीज़ें, तो हम लोग परेशान हो गए थे। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो फिर कंचन ने ही बोला था कि नाबालिग लड़की जो है उसने ही बोला कि एक काम करते हैं, माँ को रास्ते से हटा देते हैं, अगर माँ नहीं रहेगी तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा हमसे। इसीलिए मैं तो तैयारी बैठा था, उन्होंने प्लान बताया ऐसे ऐसे करना है, और फिर हमने कंचन की माँ अंजलि को वहाँ बुलाया। कंचन नहीं बल्कि अंजलि अपनी माँ को वहाँ पे बुलाया, ठीक है। और फिर उसका गला काट के हमने मार दिया, उसे हमने मिलकर मार दिया। फिर उसके कोशिश तो पुलिस वालों का मानना ये है कि माँ और बाप को दोनों को अलग अलग जगह पे मारना था, एक साथ नहीं मारना, क्योंकि ये 2 लड़के थे और आपराधिक मामला कभी दर्ज भी नहीं हुआ, कभी इन्होंने किसी का मर्डर भी नहीं करा। तो ठीक है, तो अलग अलग ये मार पाएंगे, एक साथ नहीं मार पाएंगे। इत्तेफाकन क्या होता है कि उस दिन वो सिर्फ माँ को ही मार पाते हैं, फादर को नहीं मार पाते। अब केस फाइल करके उस लड़की को 302 के मामले में जेल में कर दिया जाता है। और वो लड़की क्योंकि नाबालिग है, नाबालिग होने की वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जेल में रखा भी जाए तो 3 साल के लिए रहेगी, वो जेल में भी नहीं रहेगी, बाल सुधार गृह उस लड़की को भेज दिया जाता है। तो आप देखिए कि अगर आज के टाइम में आप अपने बच्चों को अगर किसी चीज़ के बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कि ये आपके लिए गलत है या सही है, वो भी समझाना एक गुनाह है। पता नहीं कि आपके बच्चों के माइंड में क्या स्ट्राइक कर जाए, कल को आपको मार दे, नहीं मारे। तो ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि माँ को माँ नहीं समझ रहे और मर्डर मार दिया माँ का, ठीक है। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है।